आज की कहानी परिवार। ऋतिका की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। ऋतिका पढ़ी लिखी सुंदर, हर बात में तेज थी। सबको उम्मीद थी कि ये बहू घर को नई रोशनी देगी। ऋतिका की सास लता देवी और ननद पूजा ने उसे बहुत प्यार से अपनाया। यहाँ तक कि लता देवी ने ऋतिका को साफ साफ ये भी बोल दिया कि बहू, आज से यह घर तुम्हारा है, इस घर के लोग तुम्हारे हैं, तुम्हें इस घर में कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। मैं और सास की तरह नहीं हूँ, तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। जो चाहे बनाओ, जो चाहे खाओ और जो चाहे पहनो। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम ससुराल में हो तो साड़ी भी पहनो, तुम सूट भी पहन सकती हो। बस घर की इज्जत संभाल के रखना। विवेक ने भी पहली रात को ही ऋतिका से बोला, ऋतिका, तुम्हें किसी से दबकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा परिवार ऐसा नहीं है, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन मेरे साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज के बाद माँ की दवाओं का और पूजा के कॉलेज की फीस, उसके कापी किताब की, उसकी ज़रूरत का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए उसके लिए तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बैंक अकाउंट से सबकी ज़रूरत के लिए, घर के खर्चे के लिए और खुद की ज़रूरत के लिए पैसे निकाल सकती हो, वो भी मुझसे पूछे बिना। विवेक का यह कहना ऋतिका के लिए जैसे लॉटरी थी। सबकी बातें सुन ऋतिका इतना तो समझ गई कि यह परिवार बड़ा ही इमोशनल है, इन्हें तो बड़े आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। धीरे धीरे करके ऋतिका ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब घर में एक सुई भी आती है तो ऋतिका ही लेकर आती है, जिसे देख लता जी बहुत खुश होती हैं कि बहू के आते ही घर भर गया मेरा। इधर पूजा भी किचन का सारा काम अकेले देख लेती है। वह ऋतिका को खाना भी बनाने नहीं देती। ऋतिका के लिए ससुराल ना होकर आराम गृह बन गया था। लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ही ऋतिका ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। लता जी को हरी सब्जियां खानी थी, तेल मसाला मना था क्योंकि वह बीपी और शुगर की मरीज थी। लेकिन जब से ऋतिका के हाथ में घर की भाग दौड़ आई थी, आए दिन हरी सब्जियां घर से गायब रहती। मजबूरी में लता देवी को जो मिलता वो खा लेती। यही हाल दवाइयों का था। विवेक हर महीने माँ की दवाइयाँ लाकर इकट्ठे ही रख देता था, जो पूरे महीने आराम से चलती रहती। लेकिन जब से ये जिम्मेदारी भी ऋतिका के ऊपर आई, ऋतिका कभी 1 हफ्ते की, कभी 10 दिन की ही दवा लेकर आती। इधर कुछ दिनों से लता देवी की दवाइयाँ एकदम ही ख़त्म हो गई थीं। जहाँ वो 1 दिन भी बिना दवा के नहीं रहती थी, वहीं आज पूरा 5 दिन हो गया था उन्हें दवाई खाए हुए, जिसके चलते लता देवी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो उन्होंने ऋतिका से कहा, बहू, कम से कम मेरी दवा तो ला दो। आए दिन मार्केट जाती रहती हो, फिर भी मेरी दवा भूल जाती हो। सास की बात सुन ऋतिका बड़े ही प्यार से कहती है, माँ जी, मैं क्या करूँ, इतना काम रहता है ना कि काम की चक्कर में जरूरी चीज भूल जाती हूँ। अब तो अंधेरा हो गया है, आज के लिए आप और देख लीजिए, कल मैं पक्का आपकी दवा ला दूंगी। अगले दिन भी जब लता जी ने ऋतिका को दवाई की याद दिलाई तो ऋतिका ने कहा, माँ जी, अभी देख रही हैं ना कितनी तेज धूप है, अगर ऐसे मैं बाहर गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। फिर तो हो गई आपकी दवाई, शाम को देखती हूँ। बस ऐसे ही करते करते ऋतिका लता जी की दवाइयों को टालती चली गई। और इधर पूजा की भी परीक्षा सर पर थी। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसे कुछ ज़रूरी किताबें चाहिए थी, जिसके लिए उसने जाने कितनी बार ऋतिका से बोला भी था,
भाभी मुझे कुछ पैसे दे दो, किताबें लेनी है। लेकिन रितिका उसे भी आजकल में टालती रह गई। इधर विवेक के अकाउंट से हर महीने 15 से 20 हजार रुपये निकल जाते थे। विवेक इतने पैसे हर महीने निकलता देख हैरान रह गया कि इससे पहले तो घर के खर्चे में 10,000 ही जाते थे, अब सीधा डबल। फिर उसने सोचा कि हो सकता है रितिका अपने मन से घर का कोई और सामान खरीदती हो। विवेक को रितिका पर पूरा भरोसा था। इधर रितिका विवेक के अकाउंट से हर महीने 15,000 रुपये मायके भेजती थी। कभी भाई के कॉलेज की फीस भरने के लिए, तो कभी मम्मी को महंगी साड़ी, तो कभी पापा को नए जूते। रितिका के मायके वालों को भी आदत हो गई थी उससे पैसे लेने की। रितिका की माँ तो यहाँ तक कहती कि जब बेटियों को इतना अच्छा घर मिला है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। जैसी माँ वैसी बेटी। रितिका ने अपने मन में ये धारणा बना ली थी कि ससुराल वाले तो काम चलाऊ लोग हैं, मायका ही मेरा असली परिवार है। एक दिन रितिका के भाई ने कहा, दीदी इतने पैसे वाली हो, जीजा जी ने तो अपना पूरा अकाउंट ही तुम्हें दे दिया है। तुम अपने मन से पैसे खर्च करती हो, कोई रोक टोक नहीं करता, तो मेरे लिए एक बाइक दिला दो ना। रितिका ने भी तुरंत ही झट से हाँ बोलते हुए बोली, हाँ हाँ ले लो, मना किसने किया है, तुम्हारी बहन का राज है, बिंदास ले लो। बस फिर क्या था, अगले ही दिन बाइक भी आ गई और विवेक के पैसे से रितिका हर महीने 10,000 बाइक का देने लगी। और इस बारे में विवेक या उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। विवेक को लगता था कि हर महीने के पैसे रितिका घर के खर्चे के लिए निकालती है, लेकिन जब दवा ना मिलने की वजह से और पूजा अपनी किताब के पैसे ना पाने की वजह से विवेक से पैसे लेने के लिए बोला तो विवेक को बड़ी हैरानी हुई। पूजा ने कहा, भैया मेरी फीस 5 महीने से जमा नहीं है। तो लता देवी ने भी कहा, बेटा मैं तो आज 6 दिन से बिना दवाई के पड़ी हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि बिना दवाई खाए मेरी हालत क्या हो जाती है। मेरी आँख नहीं खुल रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है। बहू से कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन वो हर बार बहाने बनाकर टाल जाती है। माँ बहन की बातें सुन विवेक को बड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत ही रितिका को अपने पास बुलाया और उससे बोला, रितिका माँ तुमसे दवा लाने के लिए कितने दिन से बोल रही है, तुम उसकी दवाई क्यों नहीं लाई? और पूजा की किताब, तुम्हें पता है ना उसका एग्ज़ाम पास में है, फिर भी उसकी किताब नहीं लाई। और तुमने 5 महीने से उसके कॉलेज की फीस भी नहीं भरी है। यह सब क्या हो रहा है रितिका, जो मेरे अकाउंट से हर महीने 20,000 निकलते हैं? करती क्या हो उन पैसों का? घर के खर्च में इतने पैसे नहीं लगते थे। फिर भी मैंने यह सोचा कि हो सकता है तुम अपने मन से कुछ लेती होगी, लेकिन यहाँ तो पता चला कि माँ की हरी सब्जी भी बंद है। अब तो रितिका को मानो काटो तो खून नहीं। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जब रितिका ने कुछ भी नहीं बोला तो विवेक ने कहा, अपना मोबाइल मुझे दिखाओ। रितिका अपना मोबाइल छुपाने लगी। वो नहीं चाहती थी कि विवेक उसका फ़ोन देख, लेकिन विवेक ने लपकते हुए रितिका का फ़ोन छीन लिया और फिर उसके मोबाइल से उसने जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। रितिका के फ़ोन से हर महीने 15,000 उसके मायके ट्रांसफ़र होते थे। यह देख विवेक बौखला गया। उसने तुरंत रितिका से पूछा, रितिका ये पैसे किस लिए तुम अपने मायके भेज रही थी, बताओगी इसके बारे में? विवेक की बातें सुन लता देवी और पूजा दोनों रितिका की ओर हैरानी से देखने लगीं। इसके बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। रितिका को
काटो तो खून नहीं। उसकी हालत खराब थी। विवेक ने रितिका के मायके वालों को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत घर आने के लिए बोला। आधे घंटे में रितिका के पापा, भैया, उसकी माँ भी आ गईं। सब इकट्ठे हाल में बैठे थे। सबके चेहरे पर एक डर था। तभी विवेक एक कापी और कलम लेकर आया और रितिका के मोबाइल से अब तक जितने भी पैसे ट्रांसफ़र हुए थे सबका हिसाब करते हुए रितिका के घर वालों के सामने रख कर बोला, यह पैसे रितिका हर महीने आप लोगों को क्यों भेजती थी, इसके बारे में आप लोग मुझसे कुछ बताएंगे। अब तो सबकी बोलती बंद। क्या बोलें, किस मुँह से बोले कि रितिका हमारे लिए हर महीने के खर्चे को भेजती थी, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती थी, खुद का घर बर्बाद करके हमें देखती थी, और सबसे बड़ी बात उसका भाई किस मुंह से बोले कि दीदी ने मुझे बाइक भी दिलवाई है, जिसके हर महीने 10,000 किस्त भरती थी। जब रितिका के मायके वालों ने कोई जवाब नहीं दिया तो विवेक ने कहा, मैं समझ गया, जब माँ बाप ही ऐसे हो तो बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मैंने तो बड़े सपने देखे थे आपकी बेटी के लिए। मैंने पत्नी पर भरोसा किया था, पर उसने मेरे घरवालों को नज़रअंदाज कर सिर्फ अपने मायके को प्राथमिकता दी। मैंने मेहनत की, खून पसीने की कमाई को मायके वालों पर उड़ाती रही। यहाँ मेरी माँ दवा के लिए तरस रही है, मेरी बहन अपने कॉलेज की फीस और कापी किताब के लिए तरस रही है, और यह सारा पैसा उठाकर मायके भेज रही है। आप लोगों को भी शर्म नहीं आती? बेटी के पैसे पर पलते हुए इतना गैर गुजरे मैंने आज तक नहीं किसी को देखा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बेटी को समझाने की बजाय उससे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो अब आप लोग ही ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग आज तक मेरे जितने भी पैसे उड़ाए हैं लौटाने की तो आप लोगों की औकात है ही नहीं। इसलिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। आज से आप लोग अपनी बेटी के खर्चे को खुद ही उठाएंगे। वह यहाँ बस रहेगी, लेकिन उसकी हर एक ज़रूरत, हर एक सामान आप लोग उसे देंगे। अब रितिका को यहाँ से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। कहते हुए उसने अपने बैंक अकाउंट से रितिका का नाम हटा दिया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज के बाद इस घर की भाग दौड़ फिर से आपके हाथों में रहेगी। आप अपने बेटे की मेहनत की कमाई को समझती थीं, लेकिन एक पत्नी अपने पति के खून पसीने की कमाई को समझ ना सकी। बस मायके वालों के चक्कर में तो आज से इसका खर्चा इसके मायके वाले ही देखेंगे, या तो रितिका को अपनी ज़रूरत खुद कमाकर पूरी करनी होगी। मैं उसे अब 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पति की बात सुन रितिका भौचक्की रह गई। खैर, बेटी के ससुराल में बुरी तरह से बेइज्जती होने के बाद रितिका का परिवार तो चला गया, लेकिन इधर ससुराल में सब अब रितिका से दूरी बनाने लगे। पूजा ने खाना बनाना बंद कर दिया। लता देवी ने रितिका से बात करनी बंद कर दी। रितिका के पास पैसे भी नहीं थे कि वह बाहर जाकर अपने लिए खरीदारी कर सके। ससुराल में तो कोई बात करने वाला था नहीं। मायके से भी फ़ोन आना बंद हो गया था। बेटी के घर से इतनी बुरी तरह से बेइज्जत होने के बाद किस मुँह से फ़ोन कर बेटी का हाल चाल लेते। अब रितिका पूरी तरह से खुद को अकेली महसूस करने लगी। विवेक भी घर आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा माँ और बहन पर ही ध्यान देता। उसने भी रितिका को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जो रितिका के बर्दाश्त के बाहर था। अब ना अपना मायका उसका रहा, ना ससुराल उसका रहा, और ना ही पति उसका रहा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।